हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यह वीडियो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की सॉल्व मॉडल पेपर की है। ऑब्जेक्टिव्स टाइप सॉल्व मॉडल पेपर की यह वीडियो है। देखिए, यह जो वीडियो है इसमें मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकेंड सेमेस्टर के 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं सभी का एमसीक्यू बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हमारा 1 से लेकर 8 तक का पूरा एमसीक्यू हमारा रिवीजन हो जाए और हम अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप एग्ज़ाम होता है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि बस ये एक वीडियो से ही आपके 8 यूनिट के सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपकी जो पूरी क्लास है 1 से लेकर 8 तक के यूनिट्स की इंग्लिश लिटरेचर की या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट की वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पे आ रही हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइन्ड बाई। नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइन्ड, देखिए कॉइन का मतलब किसने इसकी मतलब शुरुआत की या किसने इसको शुरू किया। नेगेटिव कैपेबिलिटी को शुरू किसने किया तो पढ़ा चुकी हूँ ना आपको, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं। पोएटिक डिवाइसेस है ये एक। तो जॉन किट्स ने किया या जॉन मिल्टन ने किया या जॉन हैमिल्टन ने किया या फिर जॉन मैन ने किया। तो जॉन किट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को कॉइन किया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कपलेट। कपलेट क्या है? अच्छा देखिए, अगर आप फुल डिटेल क्लास किए होंगे पूरी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट बना दी हूँ, तो फिर आपका ये जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है एग्ज़ाम में वो कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछ दे नहीं आपका छूटेगा, आपको सब आएगा। क्योंकि इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ और एक एक पॉइंट को जो मैं समझाती हूँ वही आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं और मैं बताती चलती हूँ कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस तरह से सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहती हैं अगर आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, तो फिर आपके आगे के जो सभी सेमेस्टर है काफ़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। तो कपलेट क्या है? कपलेट क्या है? ये एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। एक कपलेट इज़ ए स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। ओके, 2 लाइन का स्टैंजा होता है, याद रखिएगा, जिसको कपलेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइम स्कीम इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग। तो लेटर यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ए सेलेबल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर। एक सेलेबल जो होता है वो बना होता है 1 और मोर, एक या अधिक, यानी कि जो एक सेलेबल होता है वो बना होता है 1 या अधिक। किससे बना होता है? स्पीच साउंड से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डन इज कॉल्ड। तो ये बात तो आप एकदम अच्छे से जानते हैं और कितनी बार मैं आपको न जाने ये बता चुकी हूँ कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। जहाँ पर भी मेटाफिज़िकल पोइट्री की बात आती है वहाँ पे सबसे पहले अगर किसी पोइट का नाम आता है तो वो जॉन डन है। और जॉन डन की वजह से आपने एक पोएम पढ़ रखी है अपने सिलेबस में, एब्सेंस इज प्रेजेंस। बहुत बढ़िया पोएम है, मैं आपको पढ़ा दी हूँ। तो आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो अलग अलग पोएम्स हैं वहाँ से भी एमसीक्यू बनेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी पूरा एकदम डिटेल में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, द टर्म इलेजिया इज़ डिराइव फ्रॉम। इलेजिया जो है ये कहाँ से लिया गया है? जो शब्द इलेजिया है तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सनेट। सनेट क्या है? सनेट भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और ये यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है और अलग से भी वीडियो मैंने सनेट के ऊपर पूरा अपलोड किया हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे सनेट क्या है, तो इसलिए पढ़ लिया कीजिए, वीडियो देख लिया कीजिए चैनल पे विज़िट करके। हर एक टॉपिक आपका मैं पढ़ा देती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। सनेट क्या है? सनेट क्या है? ए सनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन ए स्पेसिफिक फॉर्म। एक स्पेसिफिक फॉर्म में 14 लाइन की जो कविता होती है उसी को सनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, सनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें ऑलवेज 14 लाइन्स ही होंगी। फिर चाहे वो इंग्लिश सनेट हो या फिर वो इटालियन सनेट हो, उसमें लाइन्स हमेशा 14 होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनेट वॉज इन्वेंटेड इन, सनेट किस सेंचुरी में इसको खोजा गया, यानी किस सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, तो 13th सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड सनेट, सनेट की स्थापना मतलब सनेट की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी, गियाकोमो दा लेंटिनी ने की थी, इन्होंने ही सबसे पहले सनेट की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोनेट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड सनेट, जो शब्द सनेट है इसको कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड है, एक इटालियन भाषा का एक शब्द है। शब्द का कौन सा शब्द है, शब्द है सेनेटो, सोनेटो, सोनेटो इटालियन भाषा का शब्द है, इसी से लिया गया है सोनेट। तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछेगा। ये सारा नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सनेट, इंग्लिश सनेट का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए सारी चीज़ें क्लास जब करा रही थी तो बता चुकी हूँ, जिन्होंने बढ़िया से क्लास की होगी ना तो उनको इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स मॉडल पेपर की भी नीड नहीं होगी एग्ज़ाम से पहले। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को ज़रूरत पड़ जाती है कि वो एक बार एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवीजन कर लें। वैसे तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो क्लास है आज की, ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की, तो इसलिए बहुत बढ़िया से देखिए। सनेट का क्या स्ट्रक्चर है इंग्लिश सनेट का, इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं फॉलोड बाय ए कपलेट। ओके, 3 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट होता है 4 लाइन का, तो जब 3 क्वाड्रेंट्स होंगे तो मिला के हो गई 12 लाइन, और नीचे 2 लाइन का कपलेट होता है, आपने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वो भी एक इंग्लिश सनेट है। तो देखिए इंग्लिश सनेट जो होगी हमेशा ऐसी ही होगी, 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय ए कपलेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या है। ऑप्शन नंबर 3 है, एन ऑक्टेव इज़ ए स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। ऑक्टेव हमेशा 8 लाइन का होता है, याद रखिएगा इटालियन सनेट में ये आता है ऑक्टेव। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ ए टेरसेट, टेरसेट होता है, टेरसेट इज़ ए स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट इलेजिक पोएट इन इंग्लिश, इंग्लिश के मोस्ट यानी कि मोस्ट इलेजिक पोएट कौन है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लासिक और पिंडेरिक ओड प्रेजेंटेड बाई, देखिए क्लासिक और यानी क्लासिक ओड या फिर पिंडेरिक ओड प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया जाता है, तो एक ग्रुप ऑफ डांसर्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए ये एकदम ज़रूर आएगा, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड। ओड की जब बात आती है तो जॉन कीट्स का नाम एकदम रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि जॉन कीट्स एक ऐसे राइटर हैं, ऐसे पोइट हैं जिनके टाइम पीरियड में ओड को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया गया। इन्होंने बहुत सारे ओड लिखे हैं, तो इसलिए जब ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड पूछे तो आपको बिना कुछ सोचे समझे जॉन कीट्स के नाम पर टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। किट्स पूछे देकर ऑप्शन में या जॉन कीट्स पूछे, बात तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पोएम इज़ नॉट ऑफ ग्रे, यहाँ पे 4 पोएम दे रखी हैं आपके ऑप्शन में, तो इसमें से कौन सी पोएम ग्रे की नहीं है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो आपका पहला देखिए ऑप्शन है हाइमन ऑफ एडवर्सिटी, सेकंड है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, थर्ड है बार्ड, और फोर्थ है ओड टू ए नाइटिंगेल। तो ओड टू ए नाइटिंगेल तो आप लोग जानते ही हैं कि ये जॉन कीट्स की लिखी गई एक पोएम है। तो जब आप ये जानेंगे कि ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, तो फिर आपको अगर ये तीनों नहीं भी पता होगी तो आप मार्क एग्जाम में आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है विच पोएम इज़ नॉट ऑफ ग्रे, थॉमस ग्रे की पोएम नहीं है, तो ओड टू ए नाइटिंगेल नहीं है, ये जॉन कीट्स की है, बाकी ये तीनों थॉमस ग्रे की हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज कॉल्ड, जॉन डन कहे जाते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन लंडन ऑन ब्लैंक 1761। यहाँ पे ब्लैंक है यानी आपको यहाँ पे फिल करना है किस डेट को, किस मंथ में। तो 26 दिसंबर 1761 में थॉमस ग्रे लंदन में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ ए सिलेबल इज इट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वॉवेल होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एक्सेंट इज आल्सो कॉल्ड। तो ये क्या कही जाती है? प्राइमरी एक्सेंट, ये टॉनिक एक्सेंट भी कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है राइम स्कीम इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग लेटर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप इज द ड्यूटी ऑफ मैन। व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप, पोप आप याद होगा ना, पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप के अकॉर्डिंग क्या है इज़ द ड्यूटी ऑफ मैन, एक मानव की, एक मनुष्य की ड्यूटी या कर्तव्य क्या है? तो आपने पढ़ रखी है ना एन एसे ऑन मैन, जिसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है और आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आएंगे आप इजीली लिख लोगे, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए पोएम्स पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑल यूनिट्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चे समझते हैं कि बस हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के मॉडल पेपर मिल जाए तो हम सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो नहीं, ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। इससे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो आपके लिए फुल डिटेल क्लास करना है, जो कि आप सिर्फ ये समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव वालों के लिए है, क्योंकि सब्जेक्टिव वालों को तो पूरा लॉन्ग आंसर लिखना होता है, हमें तो बस एग्जाम में टिक करना होता है। तो टिक करने वाले के लिए तो और भी ज़रूरी है कि पूरा डीप एंड वाइड अपने पूरे सिलेबस को पढ़े रहें, तभी जाकर वो अटेम्प्ट कर पाएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो पोप के अनुसार मानव का जो ड्यूटी है वो है टू नो हिमसेल्फ, स्वयं को जानना मनुष्य की ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। वाई शुड ए मैन नॉट क्वेश्चन द वे ऑफ गॉड। देखिए, मनुष्य को क्यों नहीं करना चाहिए क्वेश्चन यानी सवाल द वे ऑफ गॉड, गॉड के रास्ते में, यानी भगवान से या गॉड से मनुष्य को सवाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ही इज़ नॉट परफेक्ट। जो एक मनुष्य होता है या फिर जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य क्या है? परफेक्ट नहीं है। आप देखिएगा हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, एकदम हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस संसार में। तो इसलिए मनुष्य को नहीं चाहिए कि वो गॉड के रास्ते में क्या करे, उनसे सवाल करे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक वर्ड्स इज़ यूज्ड बाय पोप। इस पोएम में पोप के द्वारा कौन सी वर्स का मतलब कौन सी फॉर्म, कौन सी स्टैंजा फॉर्म यूज़ की गई है? तो हीरोइक कपलेट को यूज़ किया गया है जो 2 लाइन का होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ए पोएम इज़ एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन किस तरह की कविता है? तो ये है फिलोसॉफिकल। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ ए पोएम बाय पोप। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सी पोएम एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है? तो द रेप ऑफ द लॉक जो है ये लिखी गई है एलेक्जेंडर पोप के द्वारा, बाकी ये तीनों उनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बाकी देखिए ये दोनों भी आपके इसी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। डॉवर बीच जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, ब्रेक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, और ये दोनों भी पढ़ा चुकी हूँ। ये दोनों भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और इनका भी MCQ मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो में। आगे देखिए, फ्रॉम विच एपिस्टल ऑफ पोप हैज़ द पोएम एन एसे ऑन मैन बीन टेकन। कौन सा एपिस्टल आपने पढ़ा है, कौन सा एपिस्टल आपके सिलेबस में दिया गया है एसे ऑन मैन का? तो सेकंड एपिस्टल आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये किसने कहा है? तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। जब मैन आ जाए तो याद रखिएगा कि आपने मैन वाली जो भी पोएम पढ़ रखी है एन एसे ऑन मैन, तो अलेक्जेंडर पोप की ही है। तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कपलेट्स डज द पोएम एन एसे ऑन मैन हैव। एन एसे ऑन मैन में कितने कपलेट्स हैं? तो 9 कपलेट्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है हु इज़ रिप्रेजेंटेटिव
पोएट ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला देखिए, हु इज़ ऑल कन्फ्यूज अकॉर्डिंग टू पोप इन चॉइस ऑफ थॉट एंड पैशन। तो किसके मतलब कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार कौन कन्फ्यूज्ड है? तो एक मनुष्य कन्फ्यूज़ होता है ना, इसमें इन्होंने सिर्फ मानव की ही बात की है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, क्योंकि वो अपने ही रास्ते में खुद कंफ्यूज होता है, जो मनुष्य होता है कि उसे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो जो चीज़ करना भी चाहता है तो फिर भी उसमें कंफ्यूज रहता है। हमने पढ़ा था पोएम, तो हमने देखा था ना सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, व्हाट इज़ चूज ऑफ थॉट एंड पैशन अकॉर्डिंग टू पोप। तो ह्यूमन माइंड यानी कि मनुष्य का जो दिमाग होता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा है, कभी एक चीज़ पर तो मतलब रहता नहीं है, कभी इस चीज़ पर, कभी उस चीज़ पर, कभी इस चीज़ पर, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता मानो कभी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोप हु इज़ क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार हु इज़ क्रिएटेड हाफ टू राइज यानी आधा उठा हुआ है, तो हाफ टू फॉल आधा गिरा हुआ है, झुका हुआ है। तो कौन है? मनुष्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मैन। अगला देखिए, व्हाट शुड वन नो अकॉर्डिंग टू पोप। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 वर्ड्स दोज इस्थमस इज मैन। तो द स्काई एंड द अर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो राइट है। पोप वॉज बॉर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर पूछेगा। जितने भी पोइट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं सबके बॉर्न आपको पता होने चाहिए। तो अलेक्जेंडर पोप का बॉर्न हुआ था 21 मई 1688 यानी कि 21 मई 1688 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ये ज़रूर पूछेगा। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इलेजी बाय मिल्टन। देखिए, जॉन मिल्टन भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। आपने इनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा अपने सिलेबस में, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पूरी पोएम जो आपके सिलेबस में है सब पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा कर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ एन इलेजी बाय मिल्टन। यहाँ पे 4 इलेजी दे रखे हैं आपके ऑप्शन में, तो कौन सा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया इलेजी है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है, आप सोचेंगे ये हम टिक कर दें क्या, जो कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस इनकी सोनेट है, इलेजी नहीं है। इलेजी क्या होती है? एक दुखद कविता होती है जिसमें पोएट जो है दुख मनाता है। तो लिसिडेस इलेजी है जॉन मिल्टन की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, हाउ मेनी क्वेट्रेंस आर देयर इन द मिल्टॉनिक सनेट। मिल्टॉनिक सनेट में कितने क्वेट्रेंस होते हैं, ये बात आपको जब एकदम शुरुआत की थी मैंने आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की एकदम स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ, क्योंकि आपका जो यूनिट नंबर 1 था वही आपको पूरा पढ़ना था। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में, तो सनेट के बारे में जब पढ़ा रही थी तो एक वीडियो अपलोड किया था मैंने जिसमें सनेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। देखिए, मिल्टॉनिक सनेट को इटालियन सनेट आप कह सकते हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन जो थे ये इटालियन सनेट लिखते थे। और एक इंग्लिश सनेट आपको मैं पढ़ाई तो शेक्सपियरियन सनेट इंग्लिश सनेट है, क्योंकि इंग्लिश सनेट का जो पूरा फॉर्मेट है वो अलग है और इटालियन सनेट का अलग है। ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, लिंक आपको मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर के। तो देखिए, 2 क्वेट्रेंस होते हैं। आपको ये तो मैं बताई थी ना कि इटालियन सनेट में ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव जो होता है 8 लाइन का होता है, और ऑक्टेव 2 क्वेट्रेंस से मिलकर बना होता है, और एक क्वेट्रेंस में 4 लाइन होती हैं। तो अब देखिए, 2 क्वेट्रेंस होते हैं मिल्टॉनिक सनेट या फिर इटालियन सनेट में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, हाउ मेनी सनेट्स डिड मिल्टन राइट इन इंग्लिश। देखिए, इन्होंने यानी जॉन मिल्टन ने इंग्लिश में कितने सनेट लिखे हैं। तो जब इंग्लिश सनेट की बात आ जाए, इन्होंने कितने इंग्लिश में सनेट लिखे हैं, तो 18 सनेट इन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं। वैसे तो अगर हम बात करें इनके नंबर ऑफ सनेट की, तो
23 कहीं पर कहीं 24 देता है, लेकिन अगर बात आ जाए इंग्लिश की तो यहाँ पर 18 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए, ये अब आपका ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से है। टू विच एज डज किड्स बिलोंग, किस एज से जॉन किड्स बिलोंग करते हैं? तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ये आपकी रिवीजन क्लास है तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। टू विच सेंचुरी डज किड्स बिलोंग, तो जॉन किड्स किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 19th सेंचुरी से, 19वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। और कौन सा एज था? तो रोमांटिक एज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 राइट है। अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग, द मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। ये जो लाइन है, ये लाइन आई है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है। देखिए, हैप्पी 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 कई बार आ रहा है, लव कई बार आ रहा है, तो वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है, तो इसलिए एलिट्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है फॉर विच पर्पज़ वॉज द ग्रेसियन अर्न यूज़, किस उद्देश्य के लिए ग्रेसियन अर्न को प्रयोग किया जाता था? तो ग्रेसियन यानी कि ग्रेसियन अर्न का मतलब होगा यूनानी बर्तन। तो उस यूनानी बर्तन का यूज़ किस लिए किया जाता था? तो मरे हुए लोगों की अस्थियां रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 वही दे रखा है आपका, फॉर स्टोरिंग द एशेस ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों की अस्थियां रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है हु कॉल्ड किड्स ए ग्रीक, किसने कहा कि जॉन किड्स को कि वो ग्रीक हैं? तो शेले ने कहा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ बीइंग सैक्रिफाइस्ड, ये जो ग्रेसियन अर्न पोएम आपने पढ़ी है तो उसमें किसकी बलि दी जाती है? तो एक गाय के बच्चे की बलि दी जाती है, तो ए हीफर यानी गाय का बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, नोट कीजिए, पूछ सकता है कि व्हेन वाज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड, ग्रेसियन अर्न पब्लिश्ड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1820 में पब्लिश्ड हुआ था, अभी नोट कर लीजिए। अगला देखिए, हाउ मेनी सनेट्स डिड ही कंपोज, जॉन किड्स ने कितने सनेट लिखे? तो इन्होंने बहुत सनेट लिखे हैं, 64 सनेट। देखिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड किड्स डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 में हुई थी, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, द फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड पूरा सेंटेंस यूज़ हुआ है ग्रेसियन अर्न पोएम में, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो एपोस्ट्रॉफी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है हु आर सिंगिंग एंड डांसिंग बीनेथ द ट्री इन द पोएम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, इस पोएम में ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पोएम में पेड़ के नीचे कौन डांस कर रहा है और गा रहा है? तो यंग लवर्स गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है व्हेन वाज माय लास्ट डचेस फर्स्ट पब्लिश्ड, माय लास्ट डचेस ये इसका फर्स्ट पब्लिश यानी इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1842 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम माय लास्ट डचेस, माय लास्ट डचेस जैसा कि आप जानते हैं ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो इसमें स्पीकर कौन है? तो द ड्यूक ऑफ फेरारा जो है इसमें स्पीकर है जो बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ द डचेस, डचेस की पिक्चर को किसने बनाया था, किसने पेंट किया था, उसके चित्र को किसने बनाया था? तो फेरा पैंडोल्फ ने बनाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है ब्राउनिंग बिलोंग टू द एज ऑफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग जिन्होंने लिखा है माय लास्ट डचेस को, वो किस एज से बिलोंग करते हैं? तो क्वीन विक्टोरिया के एज से ये बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब देखिए ब्रेक 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 से ये आपका क्वेश्चन है कुछ। ब्रेक 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 इज़ ए पोएम सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ, ये जो पोएम है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, टेनिसन की ये पोएम है। तो इसका ये किस बैकग्राउंड में सेट हुई है? तो आपने पढ़ा है, आपको पता है ना, नेचर इसका बैकग्राउंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
अगला है व्हेन वाज टेनिसन बॉर्न। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी राइटर्स के बॉर्न एंड डेथ आप याद रखिएगा। तो टेनिसन का जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है हु रोड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये पूछ सकता है, तो टेनिसन ने लिखा है, ये बात आप जानते ही हैं। आपने जॉन किट्स की आपने सिलेबस में पढ़ा ओड टू ए ग्रेसियन आर्ट। W.B. ईस्ट की आपने पढ़ा द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपने पढ़ा माई लास्ट डचेस। और टेनिसन की आपने पढ़ा ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, सब आपको पता है। अगला आपका क्वेश्चन है नेम हीज बेजोम फ्रेंड एंड हुज डेथ ब्रेक 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 रिटर्न। अच्छा देखिए, ब्रेक 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 आपको जब पढ़ाई थी तभी बताई थी कि ये एक इलेजी है। और इलेजी कब लिखता है कोई भी पोएट, जब उसके किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है। तो टेनिसन के एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनका नाम था आर्थर हेलेम। उनकी मृत्यु हो गई थी, तभी उन्हीं के शोक में इन्होंने ब्रेक 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 को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आर्थर हेलेम आपका राइट आंसर है। अगला है विच एलेजी वॉज रिटन बाई टेनिसन। यहाँ पे देखिए 4 एलेजी का नाम दे रखा है। तो कौन सी एलेजी लिखी गई है टेनिसन के द्वारा, तो इन मेमोरियम ये लिखी गई है टेनिसन के द्वारा, तो याद रखिएगा। अगला है इन विच वर्स फॉर्म इज़ द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड। तो कौन सा वर्स है, वर्स का मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये, तो इलेजी है ये। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका हुज डेथ इज मोर्न्ड बाय टेनिसन इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। किसकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं, मोर्न्ड मतलब शोक मना रहे हैं, विलाप मना रहे हैं टेनिसन इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोएम में टेनिसन किसकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं, तो अपने ब्रदर इन लॉ का, यानी कि इन टेनिसन की बहन की शादी होने वाली थी आर्थर हेलम के साथ, बल्कि अभी हुई नहीं थी। तो इनकी डेथ हो जाती है और ये टेनिसन के काफ़ी करीबी दोस्त थे और इनके ब्रदर इन लॉ भी थे। तो हिज ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब ट्रू लव से कुछ MCQ देख लेते हैं। नेम ऑफ पोएट ऑफ ट्रू लव इज़। ट्रू लव कविता के पोएट का क्या नाम है, तो विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है फिगर ऑफ स्पीच इज़ वंडरिंग बार्क एंड पोल स्टार इज़। वंडरिंग बार्क और पोल स्टार में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो कौन सा किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, सारी पोएम्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, पूरा डिटेल में सब कुछ करवा चुकी हूँ आपका, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला देखिए पोल स्टार स्टैंड फॉर। पोल स्टार किसके लिए स्टैंड होता है, किसके लिए खड़ा हो रहा है, तो ट्रू लव के लिए, क्योंकि पोल स्टार से ही कंपेयर करते हैं विलियम शेक्सपियर सच्चे प्यार की। तो ये बात तो आप जानते ही हैं, आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब ये जो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिए कहीं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, ये एकदम 100% पूछेगा। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था ये नोट कर लीजिए, स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैफोर्ड ये शेक्सपियर के गांव का नाम था, और एवन नदी थी जिसके किनारे ये गांव बसा हुआ था। वहीं पर 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट है शेक्सपियर डाइड इन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में, यानी कि 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज। शेक्सपियर थे ए पोएट ए ड्रामेटिस्ट, बोथ ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। तो पोएट भी थे ये, ड्रामेटिस्ट भी थे ये। ड्रामा आपको जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगी ये एग्ज़ाम देने के बाद, तब आपको पढ़ना होगा इनका ड्रामा। कहीं कहीं किंग लियर है यूनिवर्सिटी में, कहीं मैकबेथ है, कहीं ओथेलो है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये दोनों थे, पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब देखिए आपके सिलेबस में जो चर्च गोइंग पोएम है फिलिप लार्किन की, वहाँ से कुछ MCQ देख लीजिए जो एग्ज़ाम में पूछेगा। व्हेन वाज लार्किन बॉर्न। फिलिप लार्किन का जन्म कब हुआ। मैं ये आपसे बार बार कह रही हूँ कि सारे पोएट का जन्म दम अच्छे से याद रखिएगा। तो इनका बॉर्न हुआ था 9 अगस्त 1922 में। 9 अगस्त 1922 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिलिप लार्किन डाइड ऑन। फिलिप लार्किन की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी 2 दिसंबर 1985 में हुई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेन्स डज द पोएट डोनेट इन द चर्च। हाउ मेनी पेन्स डज द पोएट ने कितने पेन्स को डोनेट किया चर्च में? तो आप जानते ही हैं 6 पेन्स को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है चर्च गोइंग इज़ ए। चर्च गोइंग एक क्या है? लिरिक है, एपिक है, सनेट है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है? तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ मोस्ट डोमिनेंट इन द पोएट्री ऑफ फिलिप लार्किन। यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट इज़ मोस्ट डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रभावी है या प्रमुख है इन द पोएट्री ऑफ फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन की कविताओं में कौन सा एलिमेंट प्रमुख है या प्रभावी है? तो इंटेलेक्चुअल ये है एकदम इम्पॉर्टेंट, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है बाय प्रोफेशन लार्किन वाज ए, यानी कि लार्किन का व्यवसाय क्या था? टीचर थे? नहीं। लाइब्रेरियन थे? यस, लाइब्रेरियन थे ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए चर्च विल ऑलवेज रिमेन्स एसोसिएटेड विद। चर्च हमेशा संबंधित होगा किससे? तो सोशल सेरेमनीज से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है टू विच एज डज फिलिप लार्किन बिलोंग। कौन से एज से फिलिप लार्किन बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मॉडर्न एज से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ पोएम इज चर्च गोइंग। ये किस प्रकार की कविता है? तो ये एक मेडिटेटिव कविता है। इसका मतलब होता है कि जैसे विचार करने वाली, जिसमें विचार ज़्यादा किए जा रहे हों, तो इस प्रकार की ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका फिलिप लार्किन वाज। फिलिप लार्किन थे ए पोएट। तो पोएट तो ये थे ही, क्योंकि आपने इनकी पोएम चर्च गोइंग पढ़ रखी है। ए नॉवेलिस्ट, तो ये नॉवेलिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी और 2 दोनों राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर आप मार्क कर दीजिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नावेल्स इज़ नॉट बाय लार्किन। यहाँ पर 3 नावल दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नावल फिलिप लार्किन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो एक गर्ल इन विंटर ये लार्किन ने लिखी है। जिल ये भी लार्किन ने लिखी है। तो लॉर्ड जिम ये लार्किन ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। तो अगला क्वेश्चन है आपका एट सेंट जॉन कॉलेज ही बिकम फ्रेंडली विद। सेंट जॉन कॉलेज में फिलिप लार्किन का दोस्त कौन बनता है? तो किंग्सले एमिस बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। लार्किन डाइड ऑफ, किस बीमारी से लार्किन की मृत्यु हुई थी? तो कैंसर से। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है लार्किन वॉज ऑनर्ड विद। लार्किन को किससे सम्मानित किया गया था? तो क्वींस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अच्छा देखिए, यहाँ से टी.एस. एलियट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टी.एस. एलियट वॉज बॉर्न इन। तो टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1888 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। तो देखिए यहाँ भी 1888 नोट्स बनाने में हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, 1888 याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 या फिर 2 जो भी हो सही, यही आपका आंसर है। अगला है टी.एस. एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन। लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। यही पोएम आपको पढ़नी है ना टी.एस. एलियट की। तो ये पोएम क्या है? देखिए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक इज़ ए। तो ये एक किस तरह की कविता है? तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम सजेस्ट विच पार्ट ऑफ द डे। द ओपनिंग लाइन्स, शुरुआत की जो लाइन्स हैं इस पोएम में,
याद रखिएगा यहाँ पर अब हम टी.एस. इलियट की पोएम द लॉस्ट सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक से MCQ देख रहे हैं। तो जब ये पोएम शुरू होती है, ओपनिंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती हैं? विच पार्ट ऑफ द डे, डे का यानी एक दिन का कौन सा पार्ट होता है? तो इवनिंग यानी शाम का समय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट अकर इन द पोएम। यहाँ पे 4 ऑप्शन में नाम आपको दे रखे हैं, तो कौन सा नाम नहीं आया है इस पोएम के अंदर? तो दांते का नाम इस पोएम के अंदर नहीं आया है। बाकी हैमलेट, माइकल एंजेलो और लेज़रस, इनका नाम इस पोएम के अंदर आया है। तो दांते ऑप्शन नंबर 1 राइट है, इनका नाम नहीं आया है। अगला है आपका, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रोफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ टू। देखिए जो प्रोफ्रॉक है वो खुद की तुलना करता है, कंपेयर करता है खुद को व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर यानी कि विलियम शेक्सपियर की एक, देखिए किस कैरेक्टर के साथ? किंग लियर के साथ, हैमलेट के साथ, ओथेलो के साथ या मैकबेथ के साथ। ये सारे देखिए, ये सारे ना विलियम शेक्सपियर के ही ड्रामा हैं जो कि 3rd सेमेस्टर में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आपको किंग लियर मिलेगा, कहीं कहीं आपको ओथेलो, कहीं कहीं मैकबेथ। तो ठीक है, तो किस कैरेक्टर के साथ कंपेयर करता है प्रोफ्रॉक खुद को? तो वो खुद को हैमलेट के साथ तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मैथ्यू अर्नोल्ड बॉर्न। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म कब हुआ? तो 1822 में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, इन विच ईयर डॉवर बीच वॉज पब्लिश्ड। डॉवर बीच, ये पोएम भी आपको पढ़ा चुकी हूँ मैथ्यू अर्नोल्ड की, बहुत अच्छी पोएम है, पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो डॉवर बीच कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1867 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, इन विच ईयर किस वर्ष ही वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्यू अर्नोल्ड को किस वर्ष प्रोफेसर चुना जाता है पोएट्री के लिए? तो 1857 में चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यहाँ देखिए, ये आपके यूनिट नंबर 8 से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला है, वेयर डिड रेटोरिक ओरिजिनेटेड। रेटोरिक की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखिए अगला है, हु रिगार्डेड रेटोरिक एज द आर्ट ऑफ फ्लैटरी ऑफ इग्नोरेंट मैसेज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है प्लेटो है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, द साइंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड। देखिए वेरिफिकेशन और मीटर का जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रोसोडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, ए वर्स ऑफ 6 फीट और मीजर्स इज कॉल्ड। एक वर्स जो 6 फीट का या मीजर्स का है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हेक्सामीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए वर्स ऑफ 5 एम्बिक फीट। देखिए विच एमंग द फॉलोइंग इज ए वर्स, कौन सी वर्स जिसमें 5 एम्बिक फीट होते हैं उसको पेंटामीटर कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, ए वर्स ऑफ 3 फीट और मेजर्स इज कॉल्ड। एक वर्स जो 3 फीट का हो या 3 मेजर्स का हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्राईमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, व्हाट इज़ रेटोरिक। रेटोरिक क्या है? तो रेटोरिक बोलने की कला होती है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की या भाषण देने की कला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक पोएटिक्स। तो पोएटिक्स किसने लिखी? ये तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे कि अरिस्टोटल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, हु रोट रेटोरिक। रेटोरिक किसने लिखा? तो क्विंटिलियन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्विंटिलियन वॉस, क्विंटिलियन थे तो ये एक रोमन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, हु रोट द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो बुक है I.A. रिचर्ड्स ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो ये जो MCQ आज की वीडियो मैंने बताए आपके 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स के इंपॉर्टेंट MCQ थे। ये आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास थी। तो उम्मीद करती हूँ सारा कुछ आपने रिवाइज कर लिया होगा और अब आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से कर लेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उन सभी की वीडियोस भी चैनल पर लगातार आ रही हैं, तो उन सभी के लिए भी विजिट कीजिएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब कुछ अपलोड हो रहा है चैनल पर। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।